हेलो गाइस, आई एम बैक। और अगर आप लोगों ने चैप्टर 11 नहीं देखा तो पहले जाके वो देखिए, और अगर आपने देख लिया है तो आइए देखिए मेरे साथ मेरा ये वीडियो, क्योंकि अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 12 की ओर। पिछले भाग में हमने देखा कैसे आन्या का अपना सका छोटा भाई ही शक के घेरे में आ फंसता है, लेकिन काफी तफ्तीश के बाद वो भी बेकसूर साबित होता है। अब आगे चलते हैं चैप्टर 12 की तरफ और साथ में कोशिश करते हैं इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का। चैप्टर की शुरुआत होती है जहां आन्या पुलिस थाना पहुंचती है और विष्णु आन्या का पहले ही इंतजार कर रहे होते हैं। विष्णु आन्या को बताता है कि काफी कोशिश के बावजूद कल वाले आदमी के बारे में पता नहीं चला, लेकिन उसके कहे शब्द बार बार आ रहे हैं। तू तब भी उसके लायक नहीं था, अब भी नहीं है। मतलब ये बात वर्तमान से नहीं, नीरव के अतीत से जुड़ी हुई है मैडम। अगर आपको सही लगे, मुझे लगता है हम कहीं बाहर बैठकर इस पर बात करते हैं। आन्या और विष्णु एक शांत से रेस्टोरेंट में बैठते हैं। वहाँ विष्णु आन्या को कहता है, मैडम माफ़ कीजिएगा, नीरव जी आपके अतीत का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में आप याद करने की कोशिश कीजिए ना, शायद आप इस इंसान को जानती हो या आपका कोई और जानकारी जैसे कॉलेज के दोस्त कोई भी शायद इस जानते हो। आन्या विष्णु को बोलती है, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम क्या कर सकते हो अगर मेरे अतीत की कड़ियाँ इस केस से जुड़ी हुई हैं? तुम जब चाहे तब इस केस के संबंधित मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। नीरव और मैं एक साथ कॉलेज में थे, वही हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसके 3-4 दोस्त थे उस समय जिनके साथ वो ज़्यादा रहता था। नीरव की वजह से उनसे मेरी भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन मुझे अभी ध्यान आ रहा है, नाम तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन नीरव का एक दोस्त था जो मुझसे कभी बात नहीं करता था, बल्कि वो नीरव से भी कुछ खफा दिखता था। लेकिन तब मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन अभी तुमने बात छेड़ी तो मुझे याद आया। विष्णु, एक काम करते हैं, औरों का तो मुझे कुछ नहीं पता, वो अब कहाँ है, लेकिन मुझे नीरव के दोस्त अभय के बारे में पता है। वो कहाँ रहता है, वो हमें मदद कर सकता है, लेकिन उससे पूछताछ तुम्हें करनी होगी। और वो विष्णु को अभय के बारे में जो भी विवरण दे सकती थी वो दे देती है। बात करते हुए विष्णु आन्या से पूछता है कि उसने यही व्यवसाय क्यों चुना, जिसके उत्तर में आन्या उसे बताती है, अतीत में आन्या और नीरव के साथ पुलिस वालों की गई ज्यादती के चलते उसका प्रोफेसर बनने का सपना तो कहीं पीछे ही छूट गया और उसने मन में बस ठान लिया पुलिस महकमे में आने का। और ऐसे आन्या और विष्णु थोड़ी देर बाद वहाँ से बात करके निकलते हैं। वहाँ से आन्या जाती है नीरव के घर, उसके परिवार से तफ्तीश के लिए, और दूसरी तरफ विष्णु अभय के बारे में पता लगाने जाता है। आज जब आन्या ने स्नेहा को ध्यान से देखा तो उसे समझ आया स्नेहा और श्रुति में ऐसा बहुत कुछ अलग था, जो शायद वजह रहा होगा नीरव की माँ का स्नेहा को कम पसंद करने का। स्नेहा ने काफ़ी मेकअप किया हुआ था, जो कि इस माहौल में थोड़ा आन्या को अजीब लगा। उसके बातचीत के तरीके में भी तलखियत थी। आन्या स्नेहा से पूछती है उसके और नीरव के संबंध कैसे थे, जिसके जवाब में स्नेहा कहती है वैसे ही जैसे एक देवर भाभी में हो सकते हैं। वो मुझे इज्जत देता था, मेरा व्यवहार भी उससे एक छोटे भाई की तरह था। इस पर आन्या कहती है, लेकिन आपका तो शायद कोई भाई बहन नहीं है ना? स्नेहा थोड़ा गुस्से में जवाब देती है, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। अगर भाई बहन नहीं भी है तब भी मैं किसी को मान तो सकती हूँ ना भाई बहन। आन्या पलटकर कहती है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा, आपको कभी श्रुति और नीरव में कुछ ऐसा अटपटाया अजीब लगा जो आपको लगे कि आपको मुझसे बताने लायक लगे? स्नेहा जवाब देती है, दोनों में बहुत अच्छी समझ थी आपसी रिश्ते को लेकर, वरना आजकल पति पत्नी में रिश्ता रह कहा गया है। दोनों एक दूसरे को बहुत इज्जत मान प्यार देते थे। आन्या अगला सवाल पूछती है, अच्छा आपका अपने पति आरव जी से रिश्ता कैसा था? स्नेहा भी आन्या के से सवाल करती है, क्या इस सवाल का इस केस से किसी भी तरह का संबंध है? मेरा मतलब है, क्या ये इस प्रश्न का उत्तर देना ज़रूरी है? आन्या कहती है, जी ज़रूरी तो है ही, अभी केस चल ही रहा है, क्या पता कब कौन सी बात काम की निकल जाए। स्नेहा पूछती है, क्या मैं विश्वास कर सकती हूँ जो बात इस कमरे में होंगी अगर केस से संबंधित नहीं होंगी तो आप अपने तक ही रखेंगी?
आन्या अपना सर सहमति में हिलाती है। स्नेहा कहती है, झूठ नहीं बोलूँगी, आरव बहुत ही अच्छे इंसान है। वो अच्छे बेटे, भाई, पिता सब है। अगर पति होने का मतलब अच्छा घर परिवार देना होता है तो वो भी अच्छे पति है, लेकिन मेरे लिए पति का मतलब शायद इससे ज़्यादा है, इसलिए मुझे उनमें कुछ खामियां नज़र आती हैं। आन्या पूछती है, कैसी खामियां? क्या आपके उनके बीच कुछ सही नहीं है? कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ टकराव, या समय नहीं देते आरव जी आपको? स्नेहा इस प्रश्न के जवाब में कहती है, आन्या जी, लड़ाई झगड़ा टकराव किसी रिश्ते का ही हिस्सा होता है। जिस दिन किसी रिश्ते में यह सब नहीं रहेगा, मतलब कि अब उस रिश्ते में कुछ बचा नहीं। यह मेरी समझ है रिश्तों को लेकर, हो सकता है मैं गलत हूँ। उनकी और मेरी दोनों की ही ज़रूरतें शायद इस रिश्ते से अलग अलग हैं। शायद उनके लिए मैं इस रिश्ते में गलत हूँ। वो काफ़ी संजीदा इंसान है, उन्हें सजना संवरना, हंसी मजाक यह समझ नहीं आता। वैसे ही संजीदगी वो मुझसे भी चाहते हैं, शायद नहीं भी चाहते हो, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे से उम्मीद ही छोड़ दी है। आन्या फिर सवाल करती हैं, और शारीरिक ज़रूरतें उनका क्या? स्नेहा हंसते हुए बोलती है, उनका क्या, शादी हुई है तो वो तो पूरी हो ही जाती है। आन्या अब स्नेहा से पूछती है, उसका उसके सास ससुर के साथ रिश्ता कैसा है? इसके जवाब पे स्नेहा कहती है, मेरी सास को शायद मेरा ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना, सजना संवरना पसंद नहीं, लेकिन मुझे उनसे शिकायत नहीं। वो उनका नज़रिया है मुझे लेकर। पापा के साथ मेरे रिश्ते ठीक है, वो शायद मुझे समझते हैं। आन्या अगला सवाल करती है, जितना मैंने देखा शायद आपके सास ससुर अलग कमरों में रहते हैं, कोई ख़ास वजह? स्नेहा मुस्कुराते हुए आन्या की तरफ देखती है, फिर बोलती है, आन्या जी, हम इंसानों की ये खासियत है, हम लोग ना बहुत जल्दी किसी को लेकर निर्णयात्मक हो जाते हैं, चाहे वह कोई परिस्थिति हो या लोग हो। दो लोग अपनी आपसी रजामंदी से कुछ करे तो वो गलत कैसे? माँ को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, इससे पापा को भी परेशानी होती थी, इसलिए दोनों ने आपसी सहमति से अलग कमरों में रहने का निर्णय लिया। आन्या फिर सवाल करती है, लेकिन बुढ़ापे में तो पति पत्नी एक दूसरे का साथ और चाहते हैं ना? स्नेहा जवाब देती है, यह तो अपनी अपनी सोच है, मुझे तो वो दोनों ऐसे ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। हमेशा खुश रहने के लिए नज़दीकी ज़रूरी नहीं होती। आन्या सवालों का रुख मोड़ती है और वो स्नेहा से विस्तार से पूछती है, उनके यहाँ कौन है जो खाना वगैरह बनाता है? उनके घर में दूध राशन कहाँ से आता है? और इसी तरह के काफ़ी सवाल। अभी बातचीत चल ही रही थी कि डॉक्टर अमित का फ़ोन आ गया। वो आन्या को बताते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और वो मिलना चाहते हैं। और यहीं पर हमारा यह चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर 12 पसंद आया हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए मेरा अगला एपिसोड। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा।